हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम लोग एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट चैप्टर को देखेंगे कि जो फूड का क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है, जिससे कि वो अपने लाइफ के जो प्रोसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इस तरह के सारे चीज़ों को वो क्या कर पाए, सही तरीके से उनके लाइफ में ये सारे प्रोसेसेस होते रहें, ठीक है ना। और प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। तो यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, वो अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर या फिर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। यानी कि बड़े पैमाने पर अगर भोजन प्रोवाइड कराना है, डिस्ट्रीब्यूट कराना है लोगों में, ठीक है ना, इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं सही तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए और उसका मैनेजमेंट भी होना चाहिए। हम लोग इसी चीज के बारे में इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से उसका मैनेजमेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग जा रहे हैं समझने। ये इंट्रोडक्शन था, आइए आगे देखते हैं। अब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में क्रॉप प्रोडक्शन को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप किसे कहेंगे। तो क्रॉप क्या है? when the same kind of plant grown at one place on a large scale, it is called crop। यानी कि जब एक ही तरह का प्लांट लार्ज स्केल पर किसी जगह पे लगाया जाता है या उगाया जाता है, उसी को क्रॉप कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब खेती करते हैं तो खेती के दौरान क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सॉइल को तैयार करते हैं और उसमें बीज डालते हैं, तो ढेर सारे पौधों को वहां पर उगाया जाता है और फिर वो उगते हैं और उनसे हम लोगों को जो याइल्डिंग मिलती है, ठीक है ना, तो उन पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, ठीक है। अब क्या चीजें हैं कि डिफरेंट टाइप क्रॉप लाइक cereals, vegetables and fruits etc. can be classified on the basis of season in which they grow। यानी कि जिस सीजन में क्रॉप्स उगाए जाते हैं उस सीजन के आधार पर क्रॉप्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वो कितने तरह के होते हैं डिवाइड कर सकते हैं। तो वो दो तरह के होते हैं, एक खरीफ क्रॉप और दूसरा रबी क्रॉप, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। तो द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी ऐसे क्रॉप्स, ऐसी फसलें जिनको हम लोग रेनी सीजन में लगाते हैं। कब लगाते हैं? रेनी सीजन में लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून मंथ टू सितंबर मंथ। यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक हमारे देश इंडिया में, ठीक है ना, ये रेनी सीजन माना जाता है। यानी कि इसी सीजन में हम लोग इन फसलों को लगाते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल है पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है, और कॉटन एक्सेट्रा। ये इस खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कॉटन दिख रहा है और क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिखाई दे रहा है? वो जो है पैडी है, ठीक है ना, यानी धान है, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स जो होते हैं ये ग्रोन होते हैं विंटर सीजन में, ठीक है ना। दैट मीन्स द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिनको हम लोग विंटर सीजन में यानी ठंडी के मौसम में ग्रो कराते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रबी क्रॉप्स बोलते हैं। अब रबी क्रॉप्स के बारे में और देखें, देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर मंथ टू मार्च मंथ। यानी अक्टूबर से लेकर के मार्च महीने तक इसको हम लोग उगाते हैं, ठीक है ना। यानी ये
ठंडी के मौसम में बोए जाने वाला फसल है जिसको हम लोग रबी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वीट आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, पी आ जाएगा, मस्टर्ड आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लिनसीड आ जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि खरीफ क्रॉप्स को हम लोग कब उगाते हैं, हम लोग बरसात के मौसम में उगाते हैं, रेनी सीजन में, और रबी को कब उगाते हैं, हम लोग उगाते हैं विंटर सीजन में, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम लोग बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे। इसमें इसको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर में किए जाने वाले जो प्रैक्टिस है, ठीक है ना। अब ये 7 तरह के होते हैं, 7 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को क्या करिए, प्रिपेयर करिए। दूसरा है सोइंग यानी बुआई, ठीक है। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि उसमें खाद वगैरह डालिए, ठीक है। और चौथी बात ये है कि इरिगेशन, इसके बाद से पानी भी तो चलाना होगा, सिंचाई करनी होगी। और पांचवा है प्रोटेक्ट फ्रॉम वीड्स, यानी कि जो हमारे फसलों के साथ अनचाहे जो पौधे उग जाते हैं उनको वीड्स कहा जाता है, तो उन वीड्स से भी हमको अपने फसल को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। इसके बाद से ये सब हो जाएगा तो हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग के बाद से स्टोरेज, स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग सारे के सारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, यानी कि जो जो चीजें बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, उनको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। सॉइल देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हम लोग देखेंगे जो कि पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है कि सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको जो है सॉइल को सबसे पहले प्रिपेयर, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप है भैया कि क्या करना है, आपको सॉइल को प्रिपेयर करना है। और सॉइल को प्रिपेयर करने में क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है ना। जिससे कि क्या हो जाएगा, क्या करना है कि सॉइल को जो है लूज कर लेना है, ठीक है ना, और उसको टर्न कर लेना है, टर्न कर लेना है, टर्न का मतलब पलट देना है, ठीक है ना, ताकि उसमें जो वीड्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाए, डेड कर जाए, ठीक है ना। और अब इससे क्या फायदे होते हैं, तो जब लूज कर दिया जाएगा सॉइल को तो ये अलाउ करेगा किसको, रूट्स को अलाउ करेगा कि ये पेनेट्रेट करके अंदर जा सके, और जो सीड है वो अच्छे से ब्रीदिंग कर सके, ब्रीदिंग मतलब सांस ले सके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, द लूजेंड सॉइल, ये हेल्प किसको करेगा, अर्थवर्म को और माइक्रोब्स को, ठीक है ना, हेल्प करेगा ताकि इनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। अच्छा, अर्थवर्म का ग्रोथ अच्छे से हो सके, ये एग्रीकल्चर के लिए या क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ भाई इंपॉर्टेंट तो है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थवर्म को क्या कहा जाता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, किसान का मित्र होता है अर्थवर्म। तो इसका मतलब है कि अगर इनका ग्रोथ होगा तो कहीं ना कहीं क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। अच्छा, तो अब ये इनको फ्रेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं, और इनके द्वारा जो मिट्टी छोड़ी जाती है वो मिट्टी खाद का काम करती है, ठीक है। मिट्टी को टर्न कर देना या फिर लूज कर देना, ये प्रोसेस जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, टीलिंग या फिर प्लगिंग कहते हैं। और ये होता है प्लग से, जो कि लोहे का या फिर वुड का बना होता है, ठीक है ना। यहाँ आप लोग देख सकते हैं प्लग है, होए है, और फिर मॉडर्न कल्टीवेटर भी है। इनका यूज करके हम लोग सॉइल को क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं, ठीक है ना, या टिलिंग करते हैं, जो कि बहुत बेसिक पार्ट है किसका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का। तो आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया होगा अच्छे से। अच्छा, एक काम और करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। तो चलिए, सॉइल तैयार हो गया है, सॉइल प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोग सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड देखेंगे। सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड में क्या देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। तो सोइंग इज द प्रोसेस, सोइंग क्या है, यानी बुआई एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी के अंदर सीड्स को क्या कर देना, प्लांट कर देना, बो देना, ठीक है ना, ये सोइंग कहलाता है। अच्छा, द seeds are sown in the soil is loosened by cultivator or plug। जिस मिट्टी में
सीड को सो किया जा रहा है वो क्या हुआ है, लूजन किया गया है, लूज किया गया है, किससे, कल्टीवेटर से या फिर प्लग से, ठीक है ना। अच्छा, अब बात होगी कि ये क्वालिटी ऑफ सीड जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि क्रॉप याइल्डिंग कितनी होगी इसको डिटरमाइन करता है। ये निश्चित करता है कि भाई किस तरीके का आप सीड डाले हो अपने खेत में उसी तरीके का पैदावार भी होगा, ठीक है ना। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, ऐसा सुना होगा। तो क्या होगा यहाँ पर कि जो खराब सीड्स हो जाएंगे वो क्या होंगे, उनके बीच में खोखलापन आ जाएगा और वो फ्लोट करेंगे, पानी पर ऊपर तैरेंगे, लेकिन जो अच्छे सीड्स होंगे वो पानी में डूब जाएंगे। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सीड अच्छा है, कौन सा सीड खराब हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सोइंग जो है, अच्छा सोइंग भी दो तरीके से होता है, एक ट्रांसप्लांटेशन मेथड से और दूसरा जो है ब्रॉडकास्टिंग से, यानी छींट करके जैसे गेहूं बोते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो क्या है, ब्रॉडकास्टिंग है। और नर्सरी तैयार करके, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, धान की खेती जब करते हैं तो पहले धान को एक छोटे से क्यारी में जो है कि लगा करके और उसके प्लांट को तैयार करते हैं और उसके बाद से फिर ले जा करके उसको खेत में रोपाई करते हैं, तो ये ट्रांसप्लांटेशन है। और जब हम लोग गेहूं को जैसे छींट करके जो है बुआई करते हैं उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। तो सोइंग का जो ट्रेडिशनल मेथड था, ठीक है ना, और ट्रेडिशनल टूल्स यूज किए जा रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि जब तक ये नए मॉडर्न वाले जो है टेक्निक्स और टूल्स नहीं इन्वेंट हुए थे तब तक जो है पुराने जमाने की मशीनरी यूज हो रही थी, ठीक है ना। और ट्रेडिशनल टूल्स जो है उसमें क्या था, सीड्स को जो है एक फनल में डाल दिया जाता था, वो फनल जो है कनेक्ट होता था 3-4 पाइप से, और वो पाइप जो है सीड को 2 या 3 करके ले जा करके लैंड में या सॉइल में पर्स कर देते थे, ठीक है ना। और इस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से बुआई पहले होती थी, ठीक है ना। पर अब जमाना बदल गया जब, तो नए नए टूल्स आ गए, ठीक है ना। आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नए टूल्स। जो मॉडर्न टूल्स हैं, यानी जैसे सीड ड्रिल को देख लीजिए, तो सोइंग के लिए सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। और सीड ड्रिल जो है ये ट्रैक्टर के हेल्प से यूज किया जाता है। और इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि सीड्स को जो है बराबर मात्रा में, यानी हर जगह बराबर तरीके से ये बुआई कर देगा। और बुआई करने के बाद एक और सबसे अच्छी बात है कि खूब ढंग से उसके ऊपर सॉइल से जो है क्या कर देगा, लेयर बना देगा, जिससे कि सीड्स हमारे ढक जाएंगे। अच्छा, सीड्स को ढकने के पीछे क्या कंडीशन है, सीड्स अगर ढक दिए जाएंगे तो एक फायदा ये हो जाता है कि सीड्स जब ढक जाएंगे तो भाई तमाम तरह की चिड़िया या फिर और दूसरे जानवर जो है उस सीड को खा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा है और ज्यादा लोगों का काम भी ये कम टाइम में कर देगा। जिस काम को बहुत ज्यादा लोग करते थे, बहुत टाइम लग जाता था, उस काम को एक ट्रैक्टर के यूज से, सीड ड्रिल यूज करके, ठीक है ना, बहुत आसानी से कम टाइम में ज्यादा काम किया जा सकता है। अब हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बात करेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनको मिट्टी में मिलाया जाता है जिससे कि मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना। इसके लिए इनको यूज किया जाता है। अच्छा, अब देखेंगे जो मैन्योर्स होते हैं ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। आइए फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो आइए हम लोग आज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में ढंग से जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि डिफरेंस क्या है कि इजीली मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। जो मैन्योर होते हैं ये आसानी से प्लांट और एनिमल के वेस्ट से तैयार किए जा सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स को अगर देखा जाए तो मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे। लेकिन अगर आपको फर्टिलाइजर बनाना है तो ये फैक्ट्री में बन पाएगा और वो भी पूरा वेल डिफाइंड मैनर में, यानी कि इसका पूरा ठीक ठाक तरीका होता है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है, नो हार्मफुल इफेक्ट एज फुल्ली नेचुरल। चूंकि ये फुल्ली नेचुरल है तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अच्छा, साइड इफेक्ट एज इट इज अ केमिकल। अगर फर्टिलाइजर्स के केस में देखें तो ये क्या है, केमिकल्स हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स तो होने ही होने हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या हमने देख लिया, अभी हमने देखा कि ये इजीली मेड हो जाएगा, ठीक है ना, एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट से, वेस्ट से।
लेकिन ये जो है फर्टिलाइजर जो है ये कैसे होगा, ये फैक्ट्री में बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और वो भी वेल डिफाइंड वे से। अच्छा, दूसरी बात है कि मैन्योर का जो है कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, जबकि फर्टिलाइजर्स का हार्मफुल इफेक्ट है क्योंकि ये केमिकल है। तीसरी बात है गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, लंबे समय तक अगर सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो मैन्योर यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, इट यूजेज इन इफ यूजेज इन एक्सेसिव अमाउंट, अगर ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स को तो सॉइल की फर्टिलिटी चली जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, नॉट इफेक्टिव एज फर्टिलाइजर, एक कंडीशन है मैन्योर जो है उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना कि फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा फास्ट जो है नरिश करता है, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट नरिश तो कर देता है सॉइल को, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, ये हम लोगों के लिए हार्मफुल है, ठीक है ना। अच्छा, मैन्योर जो होते हैं वेरी चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स बहुत ही कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है ना, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में। तो इसको कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए जिन चीजों को बताया जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से आपको याद भी रहेगा और पूरी बात को आप समझ भी पाएंगे, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब सिंचाई बच्चों। अब इरिगेशन क्या है, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, यानी कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छे से होता है, डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है ना। अच्छा, वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन, जब तक सीड को नमी नहीं मिलेगी यानी वाटर नहीं मिलेगा तब तक सीड जर्मिनेट ढंग से नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट, और जितने वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सूखा पड़ता है तो सबको पता है बारिश नहीं होती तो सारे फसल सूख जाते हैं, डेड कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, यानी जितने भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनसे क्या मिल रहा है हमको, उनसे हमको मिल रहा है खाना, ठीक है ना, और खाने के बगैर जीना संभव ही नहीं है। अच्छा, अब देखेंगे सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, सोर्स ऑफ इरिगेशन की बात करें तो हम लोग वेल्स से, ट्यूबवेल से, उसके बाद से पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, इन सारे चीजों से हम लोग क्या करते हैं अपने खेतों को इरिगेट करते हैं यानी इरिगेशन कराते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए कुछ इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स को और मॉडर्न मेथड्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के बारे में देखेंगे कि ट्रेडिशनल मेथड, अब जैसे मान लीजिए कि वेल में तो पानी है, पॉन्ड्स में पानी है, कैनाल में पानी है, लेकिन इस पानी को खेत तक ले कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था या है भी। तो अब इसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज किए जा रहे थे उनमें से एक था मोट सिस्टम, दूसरा था चैन पंप, तीसरा राहत और फिर डेकली, ठीक है ना। इस तरीके से पुराने जमाने में देखिए राहत वाले में, मोट वाले में किस तरीके से पानी को खींचा जा रहा है, फिर से जो है चैन पंप लगा करके जो है किस तरीके से जो है कि पानी को निकाला जा रहा है, फिर से राहत में बैल को जो है घुमाया जाता था, ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, और फिर ढेकली में जो है ढेकली चलती थी, पानी को फिर नीचे बाल्टी को नीचे ले जा करके फिर खींच करके और फिर पानी को गिराया जाता था बाल्टी से। तो ये सारे जो है पुराने जमाने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें दिखती नहीं है, बहुत कम है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में हम लोग देखेंगे एक स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या चीजें हैं कि इस सिस्टम के अंदर परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं। परपेंडिकुलर पाइप, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, सीधा ऐसे खड़ा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पाइप्स लगे होते हैं, ठीक है ना, यानी अब परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर क्या है कि उसमें रोटेटिंग नोजल्स लगे होते हैं टॉप में, ठीक है ना, जैसा कि पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे। और ये घूम घूम करके ऐसे ऐसे करके क्या करता है, पूरे पानी को स्प्रिंकल यानी छिड़काव कर देता है पूरे खेत के अंदर, ठीक है। कई सारे फिल्मी गानों में ये देखने को मिल जाता है, कई बार इन चीज़ों को फिल्मों में भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से दर्शाते हैं, और जहाँ ये चलता है बड़ा खूबसूरत भी लगता है। कई बार पार्कों में भी देखने को मिल जाता है ये
हाँ, स्प्रिंकलर सिस्टम में इससे क्या होता है कि पूरे खेत में जो है बराबर मात्रा में जो है पानी जो है चला जाता है बहुत, और जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन से क्या फायदा है कि हमारा पानी का जो है बचाव होता है, ठीक है। एक और मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का, वो क्या है, ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें पाइप जा करके और डायरेक्ट रूट के पास पानी को ड्रॉप ड्रॉप गिराता है, इसी को ड्रिप सिस्टम कहा जाता है। इससे क्या होता है कि जहां पर पानी की बहुत कमी है ऐसे जगहों पर इनको यूज किया जाता है ताकि क्या हो, पानी बच सके, ठीक है ना, कम से कम पानी यूज करके क्रॉप को प्रोड्यूस किया जा सके, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फिगर के अंदर ये चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि किस तरीके से कनेक्टेड है एक मोटर से, और वो मोटर जो है पाइप के थ्रू कनेक्ट होकर के और रूट जहां पर है उसके पास में ड्रॉप ड्रॉप में जो है वाटर को गिराया जा रहा है, जिससे कि पानी का ज्यादा नुकसान ना हो और क्रॉप को जितना पानी चाहिए उतना मिल भी जाए। तो इसको कहते हैं ड्रिप सिस्टम। ओके, अब हम लोग वीड्स के बारे में देखेंगे। वीड्स क्या होते हैं? वीड्स जो होते हैं वो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं, ठीक है ना, जिनकी हमें जरूरत बिल्कुल नहीं होती है लेकिन वो हर साल उग जाते हैं, न जाने कैसे। अब क्या है कि ये वीड्स जो है ये कंपटीट करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट्स के साथ, और किस तरीके से कंपटीट करते हैं कि जो पानी आप चलाएंगे तो जितना पानी प्लांट्स आपके जो क्रॉप वाले हैं वो नहीं लेंगे, उतना ज्यादा पानी ये वीड्स ही कंज्यूम कर लेंगे। जिस तरीके से आपके घर बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, आपके हिस्से का भी खाना खा लेते हैं, उसी तरीके से ये वीड्स जहाँ उग जाएंगे तो क्या करेंगे, जो फसल है हमारे उनके हिस्से का भी सारा पानी, सारा न्यूट्रिएंट्स, यहाँ तक कि स्पेस और लाइट भी ये क्या कर लेंगे, ले लेंगे, जिससे कि हमारे फसलों का बहुत बड़ा नुकसान होगा और हमारे फसल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि इन वीड्स को रहने नहीं देना है, ठीक है ना। तो वीड्स कैसे नहीं रहेंगे इसके लिए आइए देखते हैं क्या क्या तरीके हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने क्रॉप्स को वीड्स से बचा सकते हैं। तो उसका तरीका है टिलिंग, या तो आप टिलिंग करिए या फिर मैनुअल रिमूवल कराइए वीड्स का, या फिर वीडिसाइड्स यूज करिए जो कि केमिकल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। टिलिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बुआई के पहले ही यानी सोइंग के पहले ही कर लिया जाता है। जो जैसे मान लीजिए खेत है उसमें बहुत सारे वीड्स हैं तो क्या करेंगे, उसकी टिलिंग करा देंगे, यानी उनको उलट पलट करा देंगे जिससे कि वो सूख जाएंगे, उसके बाद से सोइंग कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि मैनुअल रिमूवल, यानी कि आदमियों को लगा करके और वीड्स को निकलवा देंगे मैनुअली, ठीक है ना, हाथ से। इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं ऐसे गांव में यूज किया जाता है कि सोहनी हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे क्या करेंगे, सारे वीड्स लोग मिल करके यानी पीपुल्स को लगा देते हैं लोग, और वो क्या करते हैं, सारे वीड्स को निकाल देते हैं और हमारा खेत जो है वीड्स से फ्री हो जाता है। अच्छा, तीसरा कंडीशन है कि क्या कर लें, केमिकल्स यूज कर लें। ऐसे केमिकल्स जिनको वीड्स को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है उनको वीडिसाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीडिसाइड्स कहते हैं। तो ये तरीके हैं, या तो मैनुअली करा लीजिए, वीड्स को निकलवा लीजिए खेत से, या फिर केमिकल डाल करके उनको क्या करिए, साफ कर दीजिए। तो ये तरीके हैं जिनको यूज करके हम लोग वीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग क्या है, जब क्रॉप मैच्योर हो जाएगा उसके बाद से क्रॉप को काट लेना, क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। अच्छा, हार्वेस्टिंग भी जो है दो तरीके से होता है, एक तो मैनुअल होता है, ठीक है ना। मैनुअल का मतलब क्या कि उसको हसुआ वगैरह लगा करके हसियार से क्या करते हैं, सिकल से काट लेते हैं, और दूसरा होता है कि मशीन से कटवा देते हैं। किससे, मशीन से। आप लोगों ने भी देखा होगा अगर गांव साइड में गए होंगे या फिर जिनके वहां खेती किसानी होते हैं तो एक कंबाइन मशीन आती है जिसको लोग कंबाइन गांव में करते हैं यूजुअली, ठीक है ना। वो क्या है, कंबाइन मशीन है। कंबाइन मशीन क्यों करते हैं उसको, क्योंकि उसमें हार्वेस्टर, ठीक है ना, और थ्रेसर दोनों है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग हो गया, अब हम लोग देखेंगे थ्रेसिंग क्या होता है। थ्रेसिंग जो है इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ। याइडिंग हुई है उसमें से खाने लायक जो चीज है उसको अलग कर देना, ठीक है ना, अनाज को अलग करना, ये क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। थ्रेसिंग दो तरीके से होता है, एक तो मैनुअल होता है और दूसरा क्या होता है, मशीन के द्वारा होता है, ठीक है ना।
तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर मैनुअली थ्रेसिंग और एक पिटिया जिसको कहते हैं पीट करके जो है ग्रेन्स को बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, थ्रेसिंग। और मशीन्स को भी यूज करते हैं थ्रेसिंग के लिए, थ्रेसिंग मशीन भी आता है, थ्रेसर जिसको कहते हैं। और फिर से जो है कि जो कंबाइंड मशीन है वो भी क्या कर देता है, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ ही कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग विनोइंग देखेंगे। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में क्या होता है कि जो पिटिया हो गया है, पिटाई हो गई है फसल की, ठीक है ना, तो अब उसमें से कुछ चाफ बच जाते हैं, ठीक है ना, और जैसे भूसा वगैरह बच जाता है अनाज के साथ, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, एक फैन लगा करके या पंखी लगा करके और अनाज को उस पंखे के हवा के सामने गिराते हैं पूरे को, ठीक है ना। तो उसमें से अनाज गिर जाता है और जो भूसा वगैरह रहता है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी चीज को कहते हैं विंडोइंग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये महिला जो है विंडोइंग कर रही है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे चीजों को देख करके कि क्या है, इसको ओसौनी कहा जाता है, ठीक है ना। और ये चीज इसका असली दृश्य जो है आपको गांव, भारत के जो गांव है वहां देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स लास्ट में हम लोग देखेंगे स्टोरेज, यानी कि अब पूरा का पूरा अनाज आप लोगों ने क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, थ्रेश कर लिया, विनोइंग कर लिया। अब बारी आती है स्टोरेज की, कि भाई जो अनाज आपने उगा लिया, याइल्डिंग करा ली, पैदावार हो गया, अब उसको कहीं स्टोर भी तो करना होगा ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज कर सकें, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है ना, अनाज का, उसको किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो आइए स्टोरेज के बारे में देखते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर जो ग्रेन का स्टोरेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है ना। और आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रैनरीज आर सिलॉज। सिलॉज में या फिर ग्रैनरीज में जो है इन ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और ग्रेन्स को जो है ऐसे जगह स्टोर करना चाहिए जो ड्राई प्लेस हो, सूखे जगह पे उसको स्टोर करना चाहिए। अच्छा, और वहां पर रोडेंट्स ना हो, यानी चूहे ना हो, नहीं तो चूहे अगर लग गए तो पूरे ग्रेन को बर्बाद कर देंगे, अनाज को बर्बाद कर देंगे। और फंगल इन्फेक्शन वाला वो जगह ना हो, ठीक है ना, यानी वहां पर फंगल इन्फेक्शन का खतरा ना हो, रोडेंट्स का खतरा ना हो, और वो जगह कैसी हो, सूखी हो, ड्राई प्लेस हो। ऐसे जगह पर अगर हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं, तो वो अनाज हमारा ज्यादा दिनों तक टिकेगा और सुरक्षित रहेगा। और बात देखें, अगर ग्रैनरीज जो है ऐसे प्लेसेस होते हैं जो कि फ्रेशली ऑब्टेन्ड जो ग्रेन्स है ना, या फूड ग्रेन्स है, उनको स्टोर करने के लिए जो जगह होता है उसको ग्रैनरीज कहा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वो क्या है कि एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए एनिमल्स को क्या करना, रेयर करना, और यानी पालना और उनका मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ये भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, जिसमें मत्स्य पालन हो, जैसे मछली पालन हो गई, ठीक है ना, मधुमक्खी पालन, ठीक है, बकरी पालन, ये सारी चीजें, मुर्गी पालन, ठीक है। इन सब से हम लोग को क्या मिलता है, इन सब से हमको मीट मिलेगा, एग मिलेगा, मिल्क मिलेगा, और भी कई सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है ना, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आएंगे। जो किसके अंतर्गत आ रहा है, जो कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। आशा करता हूं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।